नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ को, और यह खास करके वीडियो होने वाला है बिहार बोर्ड के बच्चे और जो कि NCERT को फॉलो करते हैं जो बच्चे, उनके लिए होने वाला है। और साथ ही हम लोग देख रहे थे अध्याय 3 को, जिसके टॉपिक हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें से आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.5 को। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं, और प्रश्नों पे आने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जिसका कि यूज होना है इस चैप्टर में, है ना। और जितना यूज होना है हम लोग उतना ही देखेंगे, ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अब देखिए, आपको वज्र गुणन विधि को देखना है, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। सामान्य सूत्र जैसे हम लोग तो अभी तक पढ़ ही रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये तो हम लोग जो है सो पढ़ ही रहे थे, है ना। इसको पढ़े थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये भी हम लोग पढ़ ही रहे थे, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि तो वज्र गुणन विधि का सूत्र इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे कि आपको हम दोनों ट्रिक बताएंगे। जैसे कि ये एक फॉर्मूला जो कि देखने में हो सकता है आपको समझ में भी आ रहा हो या फिर अटपटा भी लग रहा हो। तो एक तो ये फॉर्मूला को याद करवाएंगे, दूसरा है कि आपको विदाउट फॉर्मूला भी बनाने की मतलब आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें से हमारा वज्र गुणन विधि का है कि x जब हम लोग लेते हैं तो x को हम लोग क्या करते हैं, यहीं से आप लोग थोड़ा सा समझिए कि x को लेंगे तो x को हम लोग ढक देंगे। यहाँ ऊपर में हम लोग ले रहे हैं ना x को, ऊपर में हम लोग x को ले रहे हैं, तो x को क्या करेंगे, हम लोग ढक देंगे, है ना। तो x को यदि हम लोग यहाँ पे हैंड से ढक देते हैं, मान लीजिए कि ये सब ढक देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ढकने पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो बच रहा है उसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना अपनी बोलचाल की भाषा में, तो ऐसे b1 c2 से और c1 b2 से, और बीच में माइनस, है ना। उसके बाद जो है सो हम लोग क्या करते हैं, y का जब वेरिएबल आता है हम लोग का, तो हम लोग क्या करते हैं, y का वेरिएबल आता है तो फिर इस बार हम लोग क्या करेंगे, y को ढक देंगे, और y को ढकने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर जो है सो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कि इधर से c1 से a2 में मल्टीप्लाई करेंगे और c2 से a1 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो गया। और इससे पहले हम देखिए, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए c1 को a2 से, उसके बाद बीच में माइनस रहेगा, उसके बाद c2 को a1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। तो ये y का वेरिएबल हो गया। तो जिस वेरिएबल को लेते हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, ढक देते हैं। अब कांस्टेंट यानी कि 1 है, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि ये वाला वेरिएबल को लेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a1 b2, तो a1 b2 ऐसे माइनस फिर a2 b1 ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपको समझ करके, ठीक है। तो ऐसे आप समझ गए। अब बात रही फॉर्मूला को याद करने की, है ना। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं फॉर्मूला को याद करने की। तो नीचे x बटे बी सी लिखिए, माइनस बी सी लिखिए, फिर सी ए लिखिए, फिर सी ए लिखिए, फिर ए बी और फिर ए बी लिखिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कुछ नहीं करिए, 12 21 याद रखिए कि 12 यहाँ 1 2 है, तो 1 2 को पुट करिए, फिर 21, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ 21, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ 21। तो एक ट्रिक तो ये हो गया, है ना, एक ट्रिक तो ये हो गया। और जो है सो हम लोग देखते हैं, याद रखने की ट्रिक हम लोग बनाए हैं कि BC से CA पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ BC है, फिर हम लोग CA पर गए हैं, फिर AB पर गए हैं। तो उसी तरह से यहाँ जो है सो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस पर गए हैं, BC पर गए हैं, फिर किस पर गए हैं, CA पर गए हैं, उसके बाद किस पर गए हैं, AB पर गए हैं। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग 12 21 और 12 21 को फॉलो कर रहे हैं, तो ये अभी हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लोग को प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5 को। इसमें से बोला जा रहा है आपको कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म जो है सो दिया हुआ है। इसमें से आप देख सकते हैं कि एक यह द्वितीय हल
युग्मों में से किसका पूछ रहा है कि एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यही 3 कंडीशन हम लोग पढ़े थे, है ना। तो ये अद्वितीय रूप से अद्वितीय हल यानी कि जिसका एक हल होगा उसे ही हम लोग क्या करते हैं, वज्र गुणन से इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं, जो क्वेश्चन है सबसे पहले उसको लिख लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू में 0 और है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू में 0। क्वेश्चन यही है हमारा। अब जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो हम लोग किससे कंपेयर करते हैं कि, और कंपेयर नहीं करेंगे तो इतना तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो अब कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, a1/a2 निकालते हैं हम लोग। तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, a1/a2 होता है ना। तो a1/a2, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a1 की जगह में 1 बटे में यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो यहाँ क्या a2 की जगह में लिखेंगे 3। अब देखिए b1/b2 निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, तो यहाँ हमारा -3 आएगा, है ना। क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, b1 की जगह -3, b2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -9 लिखेंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू b1/b2 हमारा कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, c1/c2 को निकालते हैं। तो c1/c2 क्या है, -3 है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, -2 है। तो c1 की जगह -3 और c2 की जगह -2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको कट करेंगे तो यहाँ प्लस हो गया, तो बराबर ये 3/2 आया। तो हमारा जब ये इसमें से हम लोग देखेंगे तो फाइनली हम लोगों का क्या आ रहा है, इसमें से हम लोग देखेंगे तो a1/a2 जो है ये तो बराबर है किसके, b1/b2 के, और c1/c2 के बराबर है क्या। तो हम लोग देखते हैं कि c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 3/2 आया है, बाकी जगह में 1/3 1/3 आया, बराबर है जो कि, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि यह हमारा कौन सा कंडीशन में आ रहा है। तो हम लोग देखने पर पता चल रहा है कि यह कैसा है, तो यह समांतर रेखाएं हैं। यह कैसे रेखा है, तो यह जो है सो यह समांतर रेखाएं हैं, यह रैखिक समीकरण है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यह रैखिक समीकरण समांतर रेखा की है, समांतर रेखा की है यानी कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। अब यहाँ इसमें से क्वेश्चन में आपका क्या बोला जा रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में जो है सो वज्र गुणन विधि से बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। तो इसमें से अद्वितीय हल आया क्या हम लोग का, तो अद्वितीय हल नहीं आया है, तो हम लोग किस विधि से बनाएंगे, इसको वज्र गुणन विधि से नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी प्रकार से दिया हुआ है। तब हम लोग इसको जो है सो नॉर्मल में लिख लेते हैं। इसका दिया हुआ क्वेश्चन 2x + y, है ना, थोड़ा सा इसको लगता है कि कम कर लेते हैं, बराबर में 5 को इधर लाएंगे तो -5 बराबर में 0। सामान्य रूप में लिख लेते हैं a1x + b1y + c1 के रूप में। अब यहाँ 3x है + 2y है ना, और 8 को इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर में 0। अब हम लोग क्या करते हैं, a1/2 करते हैं। तो a1/2 करेंगे तो x का कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाता है, a1 हो जाता है, यानी कि 2 हो गया यहाँ, बटे a2 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट नीचे क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, बराबर b1/b2। ठीक है, बराबर b1/b2। ठीक है,
तो यहाँ y है बटे में सॉरी b1 यानी कि यहाँ इसका कुछ कोफिशिएंट नहीं तो यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 बटे में इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब c1/c2 लिखते हैं, तो c1/c2 तो c1 की जगह हमारा क्या है -5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -5। नीचे क्या है c2 की जगह हमारा -8 है, तो -8 माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू आपस में जो है सो मिल रहा है क्या, तो यहाँ आप पाएंगे कि कोई भी वैल्यू मिल नहीं रहा है। यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 5/8 है, यानी कि हमारा जो a1/a2 है इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है, और यह हमारा कंडीशन किस में लाई करता है, तो यह जो है सो यह जो है सो अद्वितीय हल देता है। यत उपर्युक्त समीकरण यह अद्वितीय हल देता है, यह अद्वितीय हल देता है। और यह अद्वितीय हल देता है, तो क्वेश्चन में आपको बोला है क्या कि जो है सो वज्र गुणन विधि से इसको बनाने के लिए बोला है। ठीक है, वज्र गुणन विधि से इसको बनाइए, है ना। अब हम लोग चलते हैं वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आ चुके थे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का क्या था उसको हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं यहीं से, है ना। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर लिए। यहाँ पे पेस्ट कर लिए, इसको मान लेंगे इक्वेशन। ऊपर में 1 2 माने थे क्या, ऊपर में 1 2 माने थे, नहीं माने थे, इसी को मान लेंगे क्या हम लोग इक्वेशन 1, और इसी को मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, अब यहाँ हम वज्र गुणन विधि से क्या होता है, फॉर्मूला से हम लोग जाएंगे। तो x बराबर क्या होता है, पहले लिख लीजिए BC माइनस BC, फिर हम लोग क्या लिखते हैं y में क्या लिखते हैं CA और फिर माइनस CA, फिर हम लोग कांस्टेंट में क्या लिखते हैं AB, है ना, और माइनस AB लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं 12 21, तो 1 और 2 12, 2 और 1 21, 1 यहाँ 2 यहाँ 12, फिर 21, फिर यहाँ 1 2 12 और 2 और 1 21 हो गया। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला की बात। तो फॉर्मूला को रखेंगे अब हम लोग साइड में। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग फर्स्ट टाइम में भी देख चुके थे कंसेप्ट के टाइम में। अब हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट है, तो x को हम लोग क्या बोले थे कि इसको हम लोग ढक देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ढक देंगे। ठीक है ना। अब इसको यदि हम लोग ढकते हैं तब हम लोगों का क्या आएगा, तब हम लोगों का आएगा क्या, तो फिर हम लोग इसमें से करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, किधर किधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग करेंगे इधर से और इधर से। ठीक है, यानी कि यहाँ x का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ 1 को इधर से ऐसे करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर जो है सो इसको इसके साथ करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट x लिखते हैं, x बटे में अब हम लोग लिखते हैं कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुने -8, तो क्या हो जाएगा 1 गुने -8, फिर क्या लगेगा माइनस लगेगा, और फिर इधर से गुना होगा, है ना। तो -5 गुने 2। ठीक है, तो एक हो गया x, दूसरा हम लोग लिखते हैं y। अब y लिखेंगे तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग हटाते हैं, है ना। इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं। ठीक है,
हट गया, इसको भी हम लोग रिमूव कर दिए। अब हम लोग y की बारी है, तो y को इस बार हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। तो y को ढकेंगे हम लोग किस तरह से, तो y हमारा इस तरह से मान लीजिए कि ढका गया, ये हमारा ढक गया, ठीक है। अब y को ढकेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग किसको किसको गुना करेंगे, तो -5 को गुना करेंगे किसके साथ, तो -5 को गुना करेंगे 3 के साथ, और फिर 2x को गुना करेंगे किसके साथ, -8 के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग 2 को जब -8 से करते हैं तो 2, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुने -8, फिर बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। फिर जो है सो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी हम लोग लास्ट वाला शुरू में लिख दिए हैं, इसको देखिए, पहले -5 गुना होगा किससे, तो 3 से गुना होगा यहाँ पे, तो 3 से गुना होगा, फिर माइनस लिखाएगा, फिर हम लोग का क्या गुना होगा, 2 गुना होगा किससे, -8 से, ठीक है, बराबर में। अब हम लोग का कोफिशिएंट वाला टर्म आ रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, यहाँ तक रिमूव कर लिए। अब 1 आ रहा है, तो 1 इस बार हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग जो है सो ढक देंगे। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ इसको हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। अब हम लोग को ढकने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है वो देखिए, तो जब हम लोग ढक देते हैं तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा 2 को -2 से, माइनस फिर 1 को 3 से, ठीक है। तो यहाँ 2 को -2 से करते हैं, तो 2 गुने -2, ठीक है, 2 गुने -2, सही जा रहे हैं, आई होप सही जा रहे होंगे हम लोग, ठीक है। लगता है कि थोड़ा सा मिस किए हैं हम लोग इक्वेशन को लिखने में, यहाँ प्लस था, ठीक है, यहाँ प्लस था और कोई गलती नहीं है, बाकी हमारा सब सही जा रहा है ना, बाकी हमारा सब सही जा रहा है, मिट गया होगा मिटाते समय। अब देखिए हम लोग फिर लिखते हैं बीच में हम लोग माइनस, है ना, बीच में क्या लिखे, माइनस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर जो है सो 1 को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो 1 गुने 3। अब जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एकदम भागते चलेंगे, पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x बटे में 1 गुने -8 है यहाँ, तो -8 होगा, और यहाँ माइनस गुने माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 गुने 2 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर y बटे में -5 गुने 3 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, और फिर क्या गुना होगा, माइनस गुना माइनस, है ना, गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और 8 गुने 2 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म जो है हमारा, तो 2 गुने -2 यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ 3 गुने 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -2 नहीं, यहाँ पे हम लोग प्लस था ना, गलती से ये छूट गया था, ठीक है, तो यहाँ हमारा माइनस नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 2 था हमारा, तो यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, -3 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा, x, और -8 और 10 को जोड़ेंगे तो 2, बराबर में y, और -15 और 16 को जोड़ेंगे तो 1, बराबर में 1, और बटे में 4 में से 3 गया तो 1। अब हम लोग जो है x का वैल्यू निकालने के लिए तो एक बार x बराबर 2 बराबर क्या मान लेते हैं, 1/1, और जब x जब कैंचिया गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो x गुने 1, ठीक है, x गुने 1, ठीक है। जैसे कैंचिया गुना हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे और ऐसे कैंची होता है ना, तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे में हम लोग x गुना 1 हो जाएगा, बराबर में 2 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब हम लोग का क्या आएगा, तो x बराबर में 2 निकल करके सामने आया, तो एक वैल्यू हमारा ये हो गया, ठीक है, हमारा ये वैल्यू हो गया x। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो है सो हम लोग मानेंगे y बटे में 1 जो है हमारा, वो भी तो 1/1 के बराबर है, तो जब दोनों का कैंचिया गुना करेंगे तो y बराबर हम लोग का क्या निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा, तो ये भी हमारा निकल गया x और y, ठीक है।
अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ तक थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग आसानी से सीख चुके हैं, सारे फॉर्मूला को भी याद कर लिए हैं और उसको भी आसानी से सीख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है 3x माइनस 5y है ना। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को कि 3x माइनस 5y, ठीक है, और माइनस 20। इसको हम लोग जो फॉर्म होता है a1x प्लस b1y माइनस प्लस c1 जो है सो, तो उसको फॉर्म में इसको लिख लिए हम लोग, है ना। जैसे सामान्य रूप नहीं होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो बराबर के इधर ना रहता है c1, तो यहाँ बराबर 20 तो उधर है, तो इस वजह से इसको इधर ले आए, तो इस वजह से वो क्या हो गया हमारा, तो हमारा माइनस में हो गया। दूसरा इक्वेशन है हमारा 6x माइनस 10y और माइनस में 40 बराबर में 0। अब हम लोग क्या करते हैं, a1 बाय a2 करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं b1 बाय b2 करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे c1 बाय c2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कोफिशिएंट को, तो यहाँ जो है सो a1 जो है सो x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। b1 यानी कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6। सॉरी a2 का कोफिशिएंट 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब दूसरा है हमारा b1, ठीक है, तो b1 यहाँ जो है सो हमारा क्या है -5 है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे -5 बटे में -10 है नीचे में, तो -10 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बगल में करते हैं, है ना, या फिर नीचे रख देते हैं। अब हम लोग इसको कट करेंगे, तो कट करने पर क्या पाएंगे हम लोग कि माइनस से माइनस तो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो बराबर में क्या निकल कर क्या 1/2। अब c1 बटे में c2, तो -20 बटे में -40, है ना, तो -20 बटे में -40, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। यहाँ भी काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ हमारा सब बराबर आ रहा है, सब क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, यानी कि a1 बाई a2 बराबर है किसके b1 बाई b2 के, बराबर किसके है c1 बाई c2 के। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए सबका वैल्यू जो है हमारा सब बराबर आ रहा है, सब बराबर आ रहा है ना, तो इस वजह से हम लोगों का बराबर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब जब हम लोगों का बराबर है, तो फिर इसमें से हम लोग क्या देखेंगे कि यह हमारा कैसा सॉल्यूशन है, तो यह जो है हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल है। यत, इसको लिखते हैं थोड़ा दूसरा कलर से, यत उपर्युक्त समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। और ये हमको कैसे पता लगा, तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं उसको पहले से, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बोला गया था कि जब अद्वितीय हल होगा, ठीक है, तभी जो है सो हम लोग वज्रगुणन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अब हम लोग को वज्रगुणन का प्रयोग करने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें से आपका इस तरह से दिया हुआ है, एकदम सुंदर सा सजीला सा, आपको इधर उधर करने का जरूरत नहीं है, एकदम इक्वेशन के जैसा दिया हुआ है। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर में 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लोग का है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों का भी दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, अभी इक्वेशन मानेंगे नहीं, इक्वेशन का ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं कि a1 बाई a2 निकाल लेते हैं। तो a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2 बराबर। अब हम लोग इसको निकालेंगे, तो यहाँ देखिए कैसे निकलेगा। तो x का कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, तो 1 है ना, तो 1 है, तो 1 और बट्टे में x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो a2 की जगह में 3 आ जाएगा। फिर b1 की जगह में -3 और b2 की जगह में फिर -3, फिर c1 की जगह में -7
और फिर C2 की जगह -15। ठीक है, काटेंगे इसको तो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 एकम 3। यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 जो है हमारा बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो जब हम लोगों का बराबर होता नहीं है तब हम लोगों का क्या होता है, जो है सो केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल निकल करके आता है। जब यह अद्वितीय हल निकल करके आएगा तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसको ग्राफी वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो अब हम लोग जो है सो वज्र गुणन विधि से देखते हैं। तो फिर वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से देखते हैं इसको, है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। वाइट कलर ले आते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, लेकिन अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया, है ना। तो वज्र गुणन विधि से अब हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन से बनाएंगे, उतना हम लोग फॉर्मूला वगैरह बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ले आते हैं, सॉरी यहाँ 3 था, यही ना, ठीक है। अब हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिए, पेस्ट कर दिए। अब हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जब हमारा फर्स्ट और सेकेंड हो गया तो हम लोग वज्र गुणन विधि से क्या जानते हैं कि जब x का कोएफिशिएंट लेते हैं तो x को ढक देते हैं, है ना। x को क्या करते हैं, ढक देते हैं, ठीक है, यानी कि इसको भुला गए अभी हम। अब हम लोगों का उसके बाद क्या होता है, किधर किधर फिर गुना होगा, तो ऐसे ऐसे गुना हो जाता है, ऐसे फिर गुना हो जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर ऐसे गुना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो पहले ऐसे गुना होगा, है ना। तो -7 गुना -3 तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, तो 21 हो जाएगा। अब फिर इधर जो है सो माइनस लगेगा, फिर हम लोगों का इधर कितना आ जाएगा, मिस्टेक कर रहे हैं क्या, पहले इसको करना था, इधर वाले को करना था, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। अब देखिए इधर जो है सो हम लोग को सबसे पहले इधर करना था, तो -3 गुना -15 तो गुना करेंगे तो -3 गुना -15 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में आ जाएगा 45, तो 45 लिख दिए। फिर माइनस देंगे बीच में, फिर जो है सो गुना करेंगे -7 और -3 को, तो -7 और -3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। इसको हम लोग लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, y को जो है सो y का निकालेंगे। तो y को हम लोग जब निकालते हैं तो y को क्या करते हैं, घेर देते हैं। तो y को जब हम लोग घेरेंगे ऐसे करके, तो y को भूल जाइए थोड़ा टाइम के लिए। अब हम लोगों का क्या बच गया है, x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या गुना करेंगे, इधर से गुना करेंगे, है ना। तो इधर से गुना करेंगे ऐसे, -7 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 21 आएगा। फिर माइनस बीच में लिखेंगे, है ना। और फिर हम लोग क्या गुना करेंगे, फिर 1 से -15 को, तो -15 आएगा गुना करने पर बराबर, ठीक है। अब हम लोग जो है सो आते हैं कांस्टेंट वाले टर्म पे। तो कांस्टेंट वाला टर्म में हम लोगों का क्या आएगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग का कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर गुना करेंगे किससे, तो -3 से, सॉरी -3 से, यहाँ 3 भी रिमूव हो गया है क्या, हाँ 3 भी रिमूव हो गया है। यहाँ पे हम लोगों का 3 जो था ना वो रिमूव हो चुका है, ठीक है, उसको हटाते समय। अब देखिए हम लोग 1 रख दिए हैं, ठीक है। अब 1 रखने के बाद हम लोगों का क्या आएगा, तो इसको जो है सो पहले ऐसे गुना करेंगे, x को -3 से, यानी कि 1 को -3 से, तो -3 आएगा, माइनस, और जो है सो -3 को जो है सो किससे गुना करेंगे हम लोग, 3 से, तो -3 को 3 से करेंगे तो -9 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं, तो x बराबर 45 में से 21 जाएगा तो 24 बचेगा, बराबर में y, और यहाँ -21, माइनस गुना माइनस +15 बराबर में
यहाँ जो आएगा -3 आएगा और प्लस में 9 आएगा। यहाँ तक ठीक जा रहा होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि x बराबर 24 बराबर -21 + 15 यानी कि -6 आएगा। क्या आएगा? -6 बराबर में 1/में -3 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब हम लोग x/24 को कंपेयर करेंगे एक बार इसको इसके साथ, है ना। अब इसको करेंगे इसके साथ, ठीक है, बराबर में 1/6। अब हम लोग कैंचिया गुना करते हैं तो x × 6 हो जाएगा बराबर 24 × 1 हो जाएगा। तो 6x बराबर 24। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बराबर 24/6 लिख सकते हैं। 6 चौके 24, है ना। तो यहाँ x बराबर हम लोग का क्या निकल कर क्या आया? 4। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको जो है सो इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो y को y/6 बराबर में हम लोगों का क्या है? 1/6। इसको लिखेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया? 1। तो y बराबर -1 और गुना हो जाएगा 1, तो y बराबर हम लोग का क्या आ गया? -1। ये हम लोगों का निकालना था, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। x बराबर हम लोग का क्या आया है? 4 आया है और y का वैल्यू आया है 1। तो यहाँ तक दोनों वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मज़ा आएगा, है ना, थोड़ा सा ट्रेजेडी है। अब तो आप सीख ही चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से दिया हुआ है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म कोई अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? ये अपरिमित रूप से ये अनेक हल कब होगा? जब a1/a2 बराबर होगा किसके? b1/b2 के, बराबर होगा किसके? c1/c2 के, तभी ना अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर यदि क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि a1/a2 लिखते हैं तो a1 के जगह हम लोग का क्या है? 2 और a2 के जगह हम क्या है? -a-b है। तो a1/a2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो a1 के जगह में तो 2 है, यहाँ हम लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। तो 2 लिख दिए। बटे में a2 की जगह में क्या है? -a-b, ठीक है। उसके बाद जो सो हम लोग b1/b2 देखते हैं। तो b1/b2 देखेंगे तो यहाँ हम लोगों का क्या है? 3 है और नीचे कोफिशिएंट इसका y का क्या है? a+b। तो b1/b2 हम लोगों का क्या हो जाएगा? b1/b2। b1 हमारे ऊपर में 3 है तो 3 हो जाएगा और नीचे क्या है? a+b। अब देखिए हम लोगों का c1/c2 क्या हो जाएगा? इधर जो है सो हम लोगों का 7 है तो ऊपर में लिखेंगे 7, बटे में हम लोग क्या लिखेंगे? 3a + b - 2। तो इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग कंपेयर करते हैं एक बार इसको इसके साथ, है ना। और जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो फिर हम लोगों का समीकरण कैसा होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों का क्या आया हुआ है? यहाँ हम लोग यदि देखेंगे तो एक बार इसको सबसे पहले इसके साथ करते हैं, है ना, उसके बाद किसी दूसरे के साथ करेंगे। तो यहाँ करते हैं कि 2a - b बराबर है किसके? 3a + b के। अब जब हम लोग कैंचिया गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a + b बराबर 3a - b हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ 2 को a के साथ गुना करेंगे तो 2 को जब हम लोग a के साथ गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और जब 2 को b के साथ गुना करेंगे 2b हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 3a और -3b हो जाएगा। गुना करने पर तो आपको पता ही है, इसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब एक साइड ले आते हैं तो 2a और प्लस में 2b माइनस में 3a हो जाएगा और प्लस में इधर क्या हो जाएगा? 3b हो जाएगा, बराबर में 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2a है और यहाँ -3a है तो घट के क्या हो जाएगा? -a प्लस
यहाँ जो है सो हम लोगों का 2 भी है और प्लस में 3 भी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 भी बराबर में 0। ये हो गया हम लोगों का समीकरण 1। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है सो जो सेकेंड वाला है उसको हम लोग बराबर करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड वाले को किसके बराबर करेंगे, सेकेंड वाले को क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं, है ना। किसके बराबर करते हैं, तो कांस्टेंट वाले टर्म के बराबर करते हैं। तो अब हम लोग कांस्टेंट वाले टर्म को ले लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैंचिया यदि गुना करेंगे इसमें से हम लोग, तो कैंचिया गुना करने पर हम लोगों का आएगा क्या, तो 3 गुने 3 ये प्लस b माइनस 2, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो और ये 7 गुना हो जाएगा इसके साथ, तो 7 गुने a प्लस b, ठीक है। आराम से, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि हम चाहते तो टपा भी सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आए तो ऐसे क्वेश्चन को बताने में या फिर समझाने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ गुना करेंगे तो 3 गुना 3 ये गुना करेंगे 9 ये आएगा, 3 को b के साथ गुना करेंगे 3b माइनस 6 आएगा बराबर 7a प्लस 7b आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ एक ही साइड सबको ले आएंगे, तो 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस 7a माइनस 7b, ठीक है ना। अब हम लोग इसको करेंगे तो 9a यहाँ पर है हम लोगों का, 9a यहाँ है और 7a घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a बच जाएगा प्लस 3b तो यहाँ है, सॉरी 9a है ना। तो यहाँ 3b यहाँ पर है और माइनस 7b यहाँ पर है, ठीक है, बराबर में यहाँ 0 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, घट करके हम लोगों का क्या आएगा माइनस 4b आएगा बराबर में माइनस 6 को हम लोग उधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये प्लस 6 बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले करके देखते हैं दोनों में से, तो इधर हम लोग का बराबर का इधर कॉमन हम लोग का क्या जाएगा, तो 2 कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ 2a माइनस 2b बच जाएगा, है ना। जब 2 कॉमन लेंगे तो 4 में से 2 कॉमन चला गया, 2 बचेगा बटे में b बराबर में 6। अब a माइनस 2b बराबर में 6 बटे में 2, यानी कि कट जाएगा तो 3, इसको मान लेंगे समीकरण हम लोग 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग को समीकरण 1 और 2 को हम लोग थोड़ा सा मिलान करते हैं, तो यहाँ पे आपका समीकरण 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप रफ में थोड़ा सा समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को यहाँ हम थोड़ा देर के लिए रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ रखते हैं। और समीकरण 2 जो है हम लोग, तो इसमें से देखिए हम लोग कंपेयर यदि करेंगे तो इसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें से जो हमारा है यहाँ कोई भी वैल्यू जो है सो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए इधर माइनस a है तो इधर हमारा क्या है प्लस a है, ठीक है। इधर क्या है हमारा माइनस a है तो इधर हमारा क्या है प्लस में a है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो घट जाएगा, तो दूसरा वैल्यू हमारा जो b है वो निकल करके आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 इसको हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ तक हो गया था, इसको समीकरण 2 न माने थे जी, हट गया था, तो यहाँ हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं इसको। प्रतिस्थापन विधि से जो विधि हमको आसान लगेगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, और एक क्या पढ़े थे हम लोग, प्रतिस्थापन, विलोपन और एक वज्र गुणन पढ़े थे, है ना। तो ये सब जो विधि हमको आसान लगेगा उसी विधि का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि हमको लग रहा है कि ऐसे ही जोड़ करके हम लोग निकाल दें, इतना विधि वगैरह प्रयोग करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसमें से बोला जा रहा है क्या प्रतिस्थापन और जो है सो ये नहीं बोला जा रहा है, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन देख लीजिए जब प्रतिस्थापन बोले हैं तो, है ना। अब प्रतिस्थापन विधि से यदि माइनस a को हम लोग इधर भेज देते हैं,
बराबर के उस साइड भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ए बन जाएगा, बराबर में 5 भी बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तीसरा समीकरण हो गया। अब जो है सो समीकरण 3 को रख देते हैं समीकरण 1 में, सॉरी 2 में। तो समीकरण 3 को 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हम लोगों का है क्या, तो a माइनस 2b बराबर 3 है, a माइनस 2b बराबर 3 है, तो a माइनस 2b बराबर में 3 है, यही ना। अब देखिए हम लोगों का ये बराबर a के जगह हम क्या रख देंगे, हम लोग माइनस 5 भी रख देंगे, a के जगह हम क्या रखेंगे 5b, तो a के जगह हम लोग 5 भी रख दिया, माइनस 2b हो गया, बराबर में 3 हो गया, तो यहाँ 3b बराबर में 3, 3 से यहाँ ये b है ना, तो ये हमारा 3 से 3 कट गया, तो b बराबर हम लोग का क्या आया, कुछ नहीं तो 1 आया, तो b बराबर हम लोग का आ गया 1। अब b बराबर 1 आया, तो b बराबर 1 को समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखते हैं हम लोग, तो ये बराबर हम लोग जान रहे हैं कि 5 भी है समीकरण 3 में दिया हुआ, तो ये बराबर हम लोग का क्या निकल कर आएगा 5, और b के जगह में 1, तो ये बराबर हम लोग का क्या निकल कर के आया 5, ये बराबर निकल कर के आया 5। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया 5। तो यहाँ हमारा a और b दोनों का वैल्यू निकालना था और हम लोग फाइनली उसको निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समीकरण दूसरा जो है सो क्वेश्चन पे, एक ही पेज में हल हो गया है ना, लेकिन उसमें और कुछ तो नहीं निकालना था, नहीं निकालना था, है ना। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, इसका इस युग्म का बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है कब होता है, कोई हल नहीं का सिचुएशन क्या है, कोई हल नहीं है, यानी कि a1 बटे a2 किसके बराबर रहेगा, b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं रहेगा किसके, c1 बटे c2 का। ठीक है, अब हम लोग देखिए इक्वेशन ये हम लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यदि चाहें तो यहाँ भी मान सकते हैं कि समीकरण 1 ये हो गया हमारा, समीकरण 2 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग जो है सो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो a1 बटे a2, तो x का कोफिशिएंट 3 है, सबसे पहले लिखते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर, यहाँ यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ a1 बटे a2 है हम लोगों का, तो a1 यानी कि a1 का जो है सो x का कोफिशिएंट होता है, ऊपर वाला होगा तो 3 हो गया, और नीचे वाला जो है x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, यानी कि 2k माइनस 1। अब जो है सो हम लोग देखेंगे तो इसमें से हम लोग का y का जो कोफिशिएंट है ऊपर में, तो कुछ नहीं तो 1 है कोफिशिएंट y का, कुछ नहीं तो क्या है हम लोगों का 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर में 1 हो गया, b1 हो गया, b2 जो है सो नीचे वाला कोफिशिएंट यानी कि k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, c1 बाई c2 यानी कि यहाँ देखेंगे तो 1 और बटे में 2k है, तो बराबर है ही नहीं यह, तो इसको हमको लेने का आवश्यकता भी नहीं लग रहा है, तो इतने से ही काम चल जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो बराबर में हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का जब बराबर है हम लोगों का, है ना, क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं ना कि बराबर है, तो जब हम लोग का बराबर है तो इसको हम लोग बराबर ही ले लेते हैं। तो a1 बाई a2 का जो वैल्यू है हम लोग का 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर मान लेंगे 1 बटे k माइनस 1 मान लेंगे। ठीक है, अब कैंचिया गुना करेंगे तो 3 गुना होगा किसके साथ, k माइनस 1 के साथ, और जो है 1 गुना होगा किसके साथ, 2k माइनस 1 के साथ गुना होगा। अब 3k माइनस में 1 बराबर में 2k माइनस में 1, अब 3k माइनस 1 और 2k को इधर लाएंगे तो माइनस 2k, और माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब 3k में से यदि हम लोग को 2k घटा देते हैं, 3k में से 2k माइनस हो गया तो कितना बच गया, k बच गया,
और -1 और +1 जुट गया तो दोनों को घट करके क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो ये हमारा घट के प्लस में 0 हो गया, बराबर में 0 है। तो k बराबर हम लोग का निकल करके क्या आएगा, सॉरी कहीं मिस कर रहे हैं क्या हम लोग, इसमें से कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं के समय में तो हम लोग इसको बराबर किए हैं। अब के बराबर हम लोगों का क्या निकल के आएगा, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, सॉरी। इसको 3 को यहाँ गुना करेंगे, 3 एक बार के साथ गुना हुआ तो 3 के हो गया। अब 3 एक बार 1 के साथ भी तो गुना होगा तो यहाँ क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। इस बात को हम लोग थोड़ा सा भूल गए थे। तो यहाँ क्या आएगा, -3। अब हम लोग का यहाँ क्या आएगा, -3 और +1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, घट करके -2 आएगा। अब -2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2, यानी कि के बराबर हम लोग का जो वैल्यू आया क्या निकल कर क्या आया, +2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी आपको, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल करिए और किस विधि में आपको अधिक उपयुक्त मानते हैं वो भी बताना है। तो हम आपको दोनों विधि बता दे रहे हैं, बाकी जो उपयुक्त विधि होगा वो आप जो है हमको बताइएगा। अब जो समीकरण दिया हुआ रहेगा वही समीकरण को हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग मान लिए। अब हम लोग सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से, तो जैसा हम लोग समीकरण 1 से ही समीकरण 3 निकालते हैं, है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से अब देखिए, अब हम लोग एकदम इजीली से बनाएंगे, है ना। यहाँ देखते हैं तो हम लोग का जो दिया हुआ है तो 8x बराबर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, है ना। सॉरी इसको लिखना भूल गए, समीकरण 1 से। पहले आप समझिए, लिखना बाद में है ना, पहले आप समझिए। तो 8x बराबर लिख सकते हैं 9 - 5y, है ना। और x बराबर क्या लिख सकते हैं फाइनली, 9 - 5y बटे में 8। तो ये हो गया हम लोगों का समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 को 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 को 2 में रखने पर, है ना, और समीकरण 2 हम लोगों का है क्या, 3x + 2y = में 4 है, 3x + 2y = में 4 है ना। अब x के जगह हम लोग रखेंगे इस तरह से, है ना। तो यहाँ तो 3 लिखेंगे ही, और x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, इसके वैल्यू को, ठीक है। तो x हमारा क्या है, 9 - 5y बटे में 8, प्लस में यहाँ 2y है तो प्लस में 2y बराबर में 4। जैसे जो बचा हुआ है उसको उतार दिए, है ना। अब इसको हम लोग करेंगे तो ऊपर से 3 को 9 से गुना करेंगे, 3 × 9 = 27, फिर 3 को -5 से करेंगे तो -15y बटे में 8, प्लस में 2y बराबर में 4। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ ऊपर में क्या है, 27 - 15y है, और प्लस में 2 जो 8 2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16y हो जाएगा बराबर में 4। अब यहाँ क्या है, 27 और -15y और +16y, तो कितना हो जाएगा, y बराबर में 4 × 8। ठीक है, अब जो है सो y बराबर, इधर हम लोग का 4 × 32 और 27 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग का क्या y बराबर क्या निकल कर के आ रहा है हम लोगों का, 5। तो यहाँ हम लोगों का y निकल कर के आ गया। अब y निकल कर के आ गया तो y का मान 5 को समीकरण 3 में ही रख देते हैं। किसी भी समीकरण से आ जाएगा, लेकिन 3 हमारा बना हुआ एकदम ढांचा कि x वाला डायरेक्ट मान हमको देगा, को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आसानी से देखिए, आपके पास समय काफ़ी है ना, तो और समझने का प्रयास करिए। अब समीकरण 3 में हम लोगों का क्या है, समीकरण 3 हम लोगों का था क्या कि x बराबर 9 - 5y बटे में 8, यही था। अब हम लोग y का मान रखते हैं, तो x बराबर 9 - 5 × 8
बटे में 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि x बराबर 9 माइनस 40 हो जाएगा। तो 40 में से 9 गया तो माइनस 31, है ना। थोड़ा कहीं मिस कर रहे हैं क्या। y बराबर 5 आया ना, तो हम 8 किस खुशी में रख रहे हैं भैया। 5 आया तो 25, तो 25 9 में से 25 गया तो माइनस 16 बटे में 8, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का x बराबर क्या निकल कर क्या आया, -2। तो एक वैल्यू हमारा x यहाँ आया और y यहाँ आया। यहीं पर हमारा हो गया है प्रतिस्थापन विधि समाप्त। अब हम लोग देखते हैं वज्र गुणन विधि से। किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को ले आते हैं तभी ना। थोड़ा सा क्या हो गया भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे वज्र गुणन विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें से दिया हुआ है आपका 8x + 5y - 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वज्र गुणन विधि से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें से हम लोग किए हैं क्या कि समीकरण को कॉपी कर लिए हैं। तो जो समीकरण दिया हुआ था उसको हम लोग कॉपी कर लिए हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है सो इस प्रकार से आ गया है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वज्र गुणन विधि से देखते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले x का कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो x के कोएफिशिएंट को लिखेंगे बटे में यहाँ हमारा x गायब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 5 और गुने -4, है ना। फिर बीच में माइनस आएगा, है ना, ऐसे गुना होगा इसमें से, है ना। मेरा ये वाला हट जाता है, इस वजह से दिक्कत हो जाता है। ये वाला हम लोगों का क्या होगा, रिमूव कर दिया। मान लीजिए हट गया है, x का लेंगे तो ये हम लोग का इसका इसके साथ गुना होगा, हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर माइनस लेंगे, है ना। फिर इसको जो है सो गुना करेंगे -9 को -2 के साथ। तो -9 को गुना करेंगे 2 के साथ, बराबर में बराबर y का जब कोएफिशिएंट लेते हैं तो क्या करते हैं कि y वाले जो है सो जो पोर्शन रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हाइड कर देते हैं, यानी कि छुपा देते हैं। तो इसको छुपा दिए, तो यहाँ हम लोगों का क्या हो गया, -9 को गुना करेंगे 3 से, इसको ऐसे गुना करते हैं हम लोग। तो -9 को 3 से गुना करेंगे, तो -9 को 3 से गुना करेंगे तो -27 आएगा, और -27 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं। फिर हम लोग 8 को किससे गुना करते हैं, -4 से। तो 8 को -4 से गुना करेंगे क्या आएगा, -32 आएगा, बराबर में 0। आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग इतना आसानी से समझ सकते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग आप लोगों को भी समझ में आता है ना। और नहीं समझ में आता तो हमारा बेसिक वीडियो एक जल्दी बना रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, है ना। और अगला है समीकरण 1। नहीं आता है उससे बड़ी बात है कि आप उससे प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात वो है, नहीं जानना बहुत लोग नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रयास भी तो बहुत लोग नहीं करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो प्रयास करना बहुत बड़ी बात होती है। अब हम लोग जो है सो इसको इस तरह से तो लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का माइनस है ना, माइनस ही है ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू, पता नहीं सिस्टम में क्यों इशू आ रहा है। तो वहाँ यहाँ 1 हम लोग लेते हैं। जब हम लोग 1 लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म हो जाता है ये गायब हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 8 गुने -2 करेंगे, है ना। 8 गुने -2, यहाँ +2 था ना, है ना। इसको रिमूव करते समय रिमूव हो जाता है ना, तो यहाँ +2 था। तो 8 गुने 2 करेंगे, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस। फिर जो है सो इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो है सो x बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ 5 गुने -4 यानी कि -20 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18, बराबर में हम लोग लिखते हैं y बराबर में -27 और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, +32, बराबर में इसको लिख सकते हैं 1 बटे में 16 में से 15 गया तो 1, है ना। इतना बड़ा जो है सो देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिख दिए। अब हम लोग x और -20 में से 2 गया तो 18 गया तो -2, बराबर में y
और -27 प्लस 32 बराबर 5 हो गया, तो 1/1। अब हम लोग एक बार मान लेते हैं x/2। x/-2 किसके बराबर है? बराबर में 1 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 × 1, यानी कि x बराबर -2। देखिए कभी कभी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है खुद ब खुद, और कभी कभी होता है कि नहीं काम करता है। अब हम लोग का दूसरा हम लोग का क्या लेंगे? एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, तो y/5 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो y बराबर 5 × 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारा y का वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो है सो यहाँ निकाल चुके हैं, तो आपको जो विधि आसान लगे उस विधि को लिख दीजिएगा कि हमें वज्र गुणन या फिर प्रतिस्थापन विधि आसान लगी, मैं उससे बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। वाव। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हैं तो बीजगणितीय विधि से निकालिए। इसमें से बोल रहा है आपका कि एक छात्रावास का मासिक व्यय एक भाग क्या है? नियत है। जिस तरह से पहला कोई भी बुक लेते थे, या फिर पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ना कि कोई भी बुक लेते थे तो कुछ नियत किराया लगता था, और उसके बाद जो जितना दिन आप बुक रखिएगा उसका अलग से किराया लगता था। उसी तरह से कुछ भाग जो सो नियत है, और शेष पर निर्भर करता है कि छात्र जो सो कितने दिन भोजन लिया हॉस्टल में, है ना, छात्रावास में। उसके बाद बोल रहा है कि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन जो है सो भोजन करवाता है और उसको 1000 रुपया लेता है ना। जबकि एक विद्यार्थी जो कि बी है, जो कि 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपया उसको अदा करता है, पे करता है ना। उसके बाद जो है सो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का जो है सो मूल्य हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि इसको जो है सो हम लोग रिमूव कर देते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, सुंदरता पे सभी लोग फोकस करते हैं, तो हम भी फोकस कर रहे हैं भाई, ये कोई नई बात नहीं है। आपको भी सुंदरता अच्छा लगता होगा। तो मान लेते हैं कि माना कि नियत जो यहाँ से बोल रहा है कि मासिक व्यय का एक भाग नियत है, तो माना कि नियत खर्च जो हो रहा है उसको मान लेते हैं x, और जो चार्ज ऑफ फूड जो है पर डे लग रहा है, तो भोजन के लिए व्यय, भोजन का खर्च को मान लेंगे y। ठीक है, इसमें से बोल रहा है कि पहला जो है सो है कि 20 दिन भोजन करता है, तो x तो लगेगा ही, प्लस जो है सो 20 दिन का भोजन का खर्च कितना है? 20 × y, यानी कि 20y। और टोटल लिया गया किससे? ए से कितना लिया गया? ए से लिया जा रहा है, ए से लिया गया 1000 रुपया। वहीं जो है सो बी जो है सो पे करता है क्या? नियत की जो है सो खर्च तो लगेगा ही, प्लस कितना दिन भोजन किया? तो 26 दिन भोजन किया। तो ये कितना रुपया दिया है? 1180 रुपया दिया है। इसको हम इस तरह से लिख दिए। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग जो है सो देखिए यहाँ x और यहाँ x दोनों हम लोगों का मिलता जो है सो दिख रहा है, तो हम लोग इसको विलोपन विधि से आराम से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। निकलेगा तो हर एक विधि से, लेकिन विलोपन विधि से थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ विलोपन विधि से तो विलोपन विधि से हम लोगों का क्या निकलेगा कि x + 2y जो समीकरण, इसमें से हम लोग घटा देते हैं समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो x + 20y बराबर में दिया हुआ है 1000, है ना, और यहाँ दिया हुआ है x + 26y, है ना, बराबर में 1180 दिया हुआ है। अब हम लोग घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल जाता है, यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में प्लस है तो नीचे आ जाएगा माइनस, यहाँ ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब x में से x घट के 0, तो 20y प्लस में है -26y हो जाएगा, है ना, तो घट के कितना हो जाएगा, -6y होगा, तो यहाँ -6y बराबर में। अब 1000 और -1180 है, चिन्ह ऊपर से रख जाता है वो जानते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, -180।
तो -180 हो गया। ठीक है, तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया और यहाँ 6 से काटेंगे तो 30 बार में चला जाएगा, तो y बराबर हम लोग का क्या निकल कर क्या आया 30, है ना। और y बराबर जो हम लोग का 30 निकल कर क्या आया, ये हम लोगों का क्या निकल कर क्या आया है प्रतिदिन, यहाँ जो है सो भोजन का प्रतिदिन भोजन का खर्च, यहाँ प्रतिदिन लिख देते हैं, आप भी लिख देना। ठीक है, प्रतिदिन भोजन का खर्च, तो ये हमारा निकल कर क्या आया प्रतिदिन भोजन का खर्च। ठीक है, प्रतिदिन भोजन का खर्च निकल कर क्या गया, y बराबर 30 समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y बराबर 30 को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा, एक x प्लस 20y बराबर में हम लोग का क्या है 1000 है। अब हम लोग y के जगह में क्या रखेंगे 30, तो प्लस 20 गुना y की जगह में रख दिए 30 बराबर में 1000, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, x बराबर हम लोग का निकल कर क्या आएगा 1000, और उधर जो है सो 20 गुना 30 करेंगे 600 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर में हम लोग का क्या निकल कर क्या आया 400 निकल कर क्या आया, क्या निकल कर क्या आया 400। ये हम लोग का क्या हो गया नियत खर्च, जो नियत मतलब वो फिक्स जमा रहेगा, है ना। जिस तरह से सिक्योरिटी मनी रहता है तो उस तरह से सिक्योरिटी मनी ये मतलब आपको वापस नहीं किया जाता है, सॉरी हम लोग कुछ दूसरा बोल दिया। इसमें से हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग का जमा रहेगा और जितना दिन आप भोजन करिएगा उतना दिन का अलग से खर्च लगेगा, और 400 रुपया वो जमा ही रहेगा, वो वापस आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब आसान आसान क्वेश्चन है, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे रहते गणित में आपको टेंशन हो जाए तो फिर हम टीचर किस काम के, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से मान लेते हैं कि माना वह भिन्न, क्यों भाई नाराज क्यों हो रहा है, मन नहीं लग रहा मेरे से, माना कि वह भिन्न जो है सो हम लोग मान लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन ही नहीं पढ़े। अब इसमें से बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है, कब, जब अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसमें से क्या है 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि माना वह भिन्न क्या है हम लोगों का x/y, उसमें से अंश में से 1 घटाया जाएगा तब ना 1/3 आएगा, है कि नहीं। तो अंश में से 1 घटाया जाएगा, तो अंश इसमें से कौन सा है, तो x हमारा क्या है ऊपर वाला होता है अंश, और नीचे वाला क्या होता है हम लोगों का y हर है। तो अंश में से जो है सो 1 घटाया गया और हर तो में कोई चेंजिंग नहीं, तो वह जो है सो समीकरण हो गया 1/3। जब गुना करेंगे तो 3 गुना होगा किसके साथ, x - 1 के साथ, बराबर y गुने 1। अब 3x - 1 बराबर में y, अब हम लोग करते हैं तो 3x और y को इधर ले आते हैं तो -y हो जाएगा, और -1 को उधर भेजेंगे तो +1 बन जाएगा। ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन, सॉरी 3 को हम 1 में क्यों नहीं गुना किए भाई, तो 3 को यहाँ भी गुना होगा तो इधर आएगा तो हम लोग का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यह इक्वेशन हो गया हम लोगों का फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड जो हम लोग का कंडीशन दिया हुआ है तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग बगल में कर देते हैं, भैया नाराज ना होइएगा, बगल में ही रहिए थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, क्यों नाराज हो रहा है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं इधर बगल में लेते हैं, बगल में हम लोग लेते हैं तो यहाँ देखिए सेकेंड में आपको बोल रहा है कि अंश जो है सो हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हम लोगों का समीकरण है क्या x बट्टे में y, जब हर यानी कि 8 में y में से जोड़ा जाता है 8 तो वह संख्या क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है, यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 4 को x से गुना करेंगे 4x, और 1 से y+8 को गुना करेंगे तो y+8 ही रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। x बराबर y+8 बटे में 4 लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या निकल कर क्या आया, सॉरी ये हम लोग किस विधि में जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4x - y बराबर में 8 लिख सकते हैं। यह हम लोग का क्या हो गया समीकरण 2। अब हम लोग देखिए यहाँ पर भी हम लोग का
माइनस वाई है और यहाँ भी हम लोगों का माइनस वाई है। तो हम लोग इसको जब मिल जाता है तो हम लोग किस विधि से बनाते हैं? विलोपन विधि से। तब हम लोग देखते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को घटाने पर हम लोग का क्या आएगा? देखिए 1 में से 2 को घटाना है, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3 है और है 4x माइनस वाई इक्वल टू में 8 है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का क्या आएगा? कुछ नहीं, तो प्लस है ऊपर में, यहाँ क्या आएगा? माइनस। यहाँ ऊपर में माइनस है तो यहाँ नीचे क्या आएगा? अपोजिट साइन प्लस। और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। अब इसमें से देखिए तो 3x है ही और माइनस ऊपर सरकेगा तो माइनस 4x हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो माइनस x आएगा, तो यहाँ माइनस x आ गया। अब देखिए ऊपर में माइनस y था और नीचे में जो सो प्लस ऊपर सरकेगा तो यहाँ प्लस y हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आएगा? घट के 0 आ जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा। अब हम लोग का क्या आएगा? यहाँ देखिए 3 और माइनस नीचे में 8 है तो घट के क्या आएगा? -5। तो यहाँ -5 आ गया, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, है ना। तो x बराबर हम लोग का क्या निकल कर क्या आया? 5 निकल कर के आया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 को हम लोग क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग समीकरण x बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा? अब देखिए तो यहाँ 1 में रखेंगे तो x बराबर 5, तो 3 गुने x के जगह में 5 माइनस वाई बराबर में 3, तो माइनस वाई तो इधर ही रहेगा, 3 इधर ही रहेगा और 3 × 5 = 15 उधर जाएगा तो -15। तो y बराबर हम लोग का क्या निकल कर के आएगा? माइनस वाई बराबर 3 में से 15 गया तो -12, तो यानी कि y बराबर हम लोग का निकल कर के आया 12, ठीक है। तो यहाँ हो गया हम लोग का ये दूसरा चीज निकल कर के आ गया। अब हम लोग जो है सो भिन्न माने थे, तो भिन्न हम लोग शुरू में क्या माने थे? भिन्न माने थे हम लोग x बटे में y, तो x के जगह हम लोग का क्या आया? 5 आया है और y के जगह हम लोग का क्या आया है? तो 12 आया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो वह भिन्न हमारा क्या था? 5/12। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बेहद आसान है। इसमें से बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना अंक अर्जित किया है? 40 अंक, 40 नंबर लाया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक जो है सो मिले हैं और अशुद्ध उत्तर के लिए जो है सो 1 अंक काट लिया गया है। और यदि उसके सही उत्तर पर जैसे 4 अंक मिलता, यानी कि एक सही पर 4 अंक मिलता और अशुद्ध उत्तर पर जो है 2 अंक काट लिया जाता, तब उसे जो है प्राप्त कितना होता? 50 नंबर प्राप्त होता, 50 अंक प्राप्त होता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, तो मान लेते हैं कि जो है सो सही अंश उत्तर की संख्या माना, सही उत्तर कैसे तो लिखा रहा भाई, सही उत्तर की संख्या बराबर x मान लेते हैं और गलत उत्तर की संख्या बराबर मान लेते हैं हम लोग y। मान लीजिए x क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा और y क्वेश्चन का कुछ जो क्वेश्चन होगा उसका गलत जवाब दिया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और जो है सो यहाँ कुल प्रश्न यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कुल प्रश्न जो है सो क्या होगा? कुल प्रश्न तो कुछ जो है सो सही किया और कुछ गलत किया, तो दोनों प्रश्नों का योग होगा, है ना। 100 प्रश्न है, उसमें से 60 सही किया और 40 गलत किए, तो दोनों प्रश्नों 60 और 40 दोनों का योग होगा क्या? हम लोग का कुल प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि सही उत्तर पर 3 अंक मिलता, तो मान लीजिए कि x उत्तर सही था
तो प्रत्येक सही उत्तर पर x अंक मिलता, तो 3x हो गया। और गलत उत्तर पर जो है सो 1 अंक मिलता, तो -1 गुने y बराबर काट लिया जाता। तो इसको कितना प्राप्त हुआ है 40, तो यहाँ क्या लिख देंगे 40। यह इक्वेशन हो गया आपका पहला। ठीक है, अब हम लोग जो है सो दूसरा इक्वेशन जो है सो बनाते हैं। तो इसमें से बोल रहा है कि यदि सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता, तो सही उत्तर के लिए जब हम लोग का 4 अंक मिलता, तो यहाँ सही उत्तर का कितना हो गया, मान लो कि x जो है सो सही उत्तर था वह 4 अंक मिलेगा, तो x गुने 4 यानी कि 4x। उसके बाद क्या बोल रहा है कि गलती पर 2 अंक काट लिया जाता, 2 और गलती जितना रहता उतना जो है सो गुना कर देंगे 2 से, है ना। तो हमारा कितना आता 50 नंबर आता। तो ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन सेकंड। लेकिन अभी इक्वेशन सेकंड नहीं मानेंगे, इसमें से 2 कॉमन चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x बचेगा, यहाँ -y बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 50। यह इक्वेशन हो गया आपका दूसरा। यहाँ 2 से काट देंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन दूसरा। अब हम लोग क्या करते हैं, किस विधि से बनाएंगे कि ज़्यादा आसान रहेगा, आप ही लोग बताओ। दूसरा को थोड़ा सा फ्रेश लिख देते हैं, ऐसे हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। 2x - 1 बराबर में 25। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि लगाने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे सबसे पहले। कितना को कितना में गुना करेंगे, तो इसमें से 3x कौन वाला देख रहे हैं हम, 3x 3x - y बराबर में 40 और 2x - y बराबर में 25। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नहीं देख पा रहे थे, यहाँ यदि इसको हम लोग थोड़ा सा 1 गुना y ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का -y आ रहा है और यहाँ भी -y है, इस वजह से विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हम लोगों का है क्या, 3x - y बराबर में 40 है। दूसरा इक्वेशन है हम लोग का 2x - y बराबर में 25 है। घटाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, ऊपर में तो प्लस है, नीचे क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x और साइन जब ऊपर सरकेगा तो -2x हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। अब -y है और यहाँ जो है सो प्लस, ये वाला साइन जो है सो यहाँ पर आ जाएगा, तो प्लस यहाँ माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। प्लस जब माइनस का जगह ले लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, +y। जोड़ेंगे तो घट के 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, घट के 0, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, बराबर। तो 40 और माइनस ऊपर सरकेगा तो -25, तो यहाँ क्या घट के आ जाएगा 15। तो x बराबर हम लोग का क्या निकल के आया, 15। अब इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो x बराबर 15 को समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - y बराबर में 40, है ना। तो 3 और गुने x के जगह 15 -y बराबर में 40। तो -y बराबर में यहाँ 40 और इधर 3 15 45, इधर जाएगा तो -45 हो जाएगा। तो -y बराबर में -5 आएगा, घटाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा, -5 आएगा। तो माइनस गुना माइनस, माइनस कट गया, तो y बराबर हम लोग का निकल कर आया 5। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ शुरू में माने क्या थे कि सही उत्तर के लिए x माने थे। तो सही उत्तर कितना था हम लोगों का, वो निकल करके आया है हम लोगों का। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो x बराबर हम लोग का क्या निकल करके आया, उसको भी लिख ही लेंगे। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, मैथ एकदम आसान सब्जेक्ट है, मैथ से ज़्यादा आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। ठीक है,
मैथ से कोई भी आसान सब्जेक्ट है ही नहीं। अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं, जो है सो पुट करते हैं, बोल रहे हैं। अब हम लोग इसको जो है सो जो माने थे उसको हम लोग देखते हैं। तो माने हम लोग क्या थे कि सही उत्तर पर जो है सो x और गलत उत्तर पर y माने थे, ठीक है। तो सही उत्तर x यानी कि 15 को क्वेश्चन जो है सो 15 प्रश्न सही हुआ होगा इसका, और 5 प्रश्न y बराबर कितना आया 5, तो 5 प्रश्न क्या हुआ होगा, गलती हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन 4 पे। इक्वेशन 4 पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें हम देखिए पहले से ही आप लोग के लिए फिगर उगर बना करके रखे हुए हैं जब आपको दिक्कत नहीं हो। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है A और B, और दोनों का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। कितना दूरी है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। और एक कार A से जो है सो दूसरी कार B से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती है। किस दिशा में चलती है, एक ही दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन में दोनों कार दौड़ रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और वे 5 घंटे पश्चात जो है सो मिलती है, और दोनों कार की चाल जो है सो ज्ञात करना है। तो केस 1 हम लोगों का जैसे दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं कि दोनों कार एक ही दिशा में चल रहा है ना। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि जो तेज चलती है कार, तेज चाल वाली कार को मान लेते हैं उसका चाल तेज, इसी में लिखते हैं, नहीं तो वाइट में ले आते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेज चलने वाली कार की चाल बराबर मान लेते हैं x, ठीक है। और धीरे चलने वाली, जो एक कार तेज चलेगी एक कार धीरे चलेगा, तो धीरे चलने वाली कार की चाल बराबर मान लेते हैं y, ठीक है, मान लिए y। अब आप लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट है उसको ध्यान देने का कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ है कि जब एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, तब जो है सो सापेक्ष चाल जो निकलेगा, सापेक्ष चाल जो निकलेगा वो हम लोगों का निकलेगा क्या, x जो तेज चलेगा उसमें से हम लोग क्या घटा देते हैं, जो धीमा चलेगा उतना, और वही हम लोगों का किलोमीटर में मतलब आ जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा जैसे भी है। अब मान लीजिए कि ऊपर वाला जो कार है वो मान लीजिए कि 50 किलोमीटर जो है सो प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। नीचे वाला जो है सो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो सापेक्ष चाल हम लोग का क्या आएगा, 50 - 40 यानी कि 10 निकल करके आएगा सापेक्ष चाल, ठीक है। तो यही हो गया हम लोगों का जब एक ही दिशा में जब गाड़ी दौड़ रही हो तब, ठीक है। अब एक दिशा वाला तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग देखेंगे दूसरा दिशा वाला, ठीक है। अब जब एक स्थिति हो गया कि एक ही दिशा में, अब एक कभी कभी होता है कि केस दूसरा जैसा दिया हुआ है कि एगो इधर से आ रहा है ना, और एगो उधर से जो है सो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों जो है सो दो एक ही मतलब एक दिशा में नहीं होकर के एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है ना। तो विपरीत दिशा में एक कंडीशन है, विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में जब रहेगा तो सापेक्ष चाल क्या निकल करके आएगा, सापेक्ष चाल बराबर क्या निकल करके आएगा, तो ये x + y यानी कि दोनों के चाल का योग हो जाएगा सापेक्ष चाल, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर हम लोग का क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि एक ही दिशा में, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पर एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में चलती है और 5 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दूरी हम लोगों का कितना है भाई,
तो दूरी हम लोगों का है 100 किलोमीटर। तो दूरी लिख देंगे हम लोग 100 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बराबर चाल हम लोग का क्या है, तो एक ही दिशा में जब जाएगा तो सापेक्ष चाल x माइनस वाई हो जाएगा। और गुने में समय कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। अब देखिए डायरेक्ट इसको 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर में 20। ये समीकरण हो गया हम लोग का फर्स्ट, हो गया ना। ठीक है। अब एक दूसरा स्थिति, जब विपरीत दिशा से मान लीजिए कि दौड़ाते हैं गाड़ी को, जब विपरीत दिशा से दौड़ाते हैं गाड़ी को तो जो है सो 1 घंटा में कवर कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ से जो है सो हम लोग देखेंगे 5 घंटे के पश्चात मिला। तो एक ही दिशा से जब हम लोग गाड़ी दौड़ाए तो 1 घंटा में जो है 100 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ देख रहे हैं तो x प्लस वाई जो दोनों कारों का योग हो जाएगा और जो है सो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर दूरी। ये हो गया हम लोग का समीकरण दूसरा। ठीक है। अब देखिए यहाँ भी x है ना, यहाँ भी आपका x है और यहाँ भी x है। तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से बन जाएगा। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से कैसे बनेगा, तो यहाँ x माइनस वाई बराबर में 20, सॉरी इसको समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, घटा करके लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसको डिलीट हो जाना चाहिए। विलोपन विधि से x माइनस वाई देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर में 20 है, x प्लस वाई बराबर में 100। ठीक है। तो यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं उसके बारे में तो लिखेंगे ना। तो ये इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, समीकरण एक में से 2 को, इसको 2 न मान लीजिए, इसे 2 में, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से घटाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में प्लस है तो यहाँ नीचे क्या आएगा, माइनस। यहाँ ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। ये घट के हम लोग का 0 हो गया। अब माइनस वाई ऊपर में है और ये वाला चिन्ह जब यहाँ पे आएगा तो ऐसा रख करके माइनस वाई यहाँ हो जाएगा। तो माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर में 20 और माइनस 100। तो ये हम लोग का निकल करके आएगा -80। यहाँ माइनस से माइनस कट गया और 2 से 40 बार में, यानी कि y बराबर हम लोग का निकल करके आया कितना, 40। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता होगा। तो y बराबर हम लोग का निकल करके आया 40। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है सो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y बराबर 40 को समीकरण 2 में ही रख देते हैं। ठीक है। आसानी से निकल जाएगा, किसी में भी रख सकते हैं लेकिन 2 में रखने पर आसानी से निकलेगा, 2 में रखने पर। तो दूसरा हम लोग का क्या था कि x प्लस वाई बराबर में 100। तो x बराबर हम लोग का जो निकालना है, तो y हम लोग का 40 आया है तो 100। तो x बराबर हम लोग का क्या निकल के आएगा, 100 माइनस 40। तो x बराबर हम लोग का निकल के आया 60। ठीक है। और y बराबर हम लोग का निकल करके आया 40। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या क्या माने थे कि तेज चलने वाली कार और धीमा चलने वाली कार की चाल। तेज चलने वाली कार की चाल बराबर धीमा चलने वाली कार की चाल y माने थे। ठीक है। तो x हम लोग का कितना निकल के आया, तो 60 किलोमीटर जो है सो प्रति आवर इसका चाल होगा। और इसका y बराबर हम लोग का निकल कर कितना आया, 40। तो ये क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर
प्रति आवर। थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, लेकिन बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे और इसको ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है सो दिया हुआ है। इसमें से आपको दिया हुआ है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसका लंबाई 5 इकाई जो है सो यूनिट कम कर दिया जाता है और चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि हम लंबाई को 3 इकाई जो है सो बढ़ाते हैं और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है सो हमारा 67 वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट जो है सो बढ़ जाता है। तो आयत का विमा ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग यहाँ तक जो है यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे कि x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हम लोग y मीटर है। क्या है? y मीटर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का लंबाई मान लेते हैं, लंबाई बराबर में x और चौड़ाई बराबर में मान लेते हैं y। ठीक है, x और y मान लिए यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर हम लोग का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? x यानी कि जो लंबाई है और गुने चौड़ाई। तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई हम लोग क्या मान के रखें? l और चौड़ाई b। ठीक है, तो l भी हो गया, सॉरी लंबाई को x माने हैं और चौड़ाई को y माने, तो x गुने y एक्स वाई हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या? वास्तविक क्षेत्रफल हो गया, वास्तविक क्षेत्रफल। इसको थोड़ा सा इस टाइप में हम लोग समझें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये हम लोग वास्तविक क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग का जो पहला जो केस है, तो केस फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। तो केस फर्स्ट हम लोगों का इस प्रकार से है कि केस फर्स्ट है हम लोगों का कि जब जो है सो लंबाई 5 कम कर दिया जाता है। तो लंबाई x है हमारा, 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। उसके बाद चौड़ाई जो है सो क्या किया जाता है? 3 बढ़ा दिया जाता है। तो चौड़ाई 3 बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो इसको लंबाई को और चौड़ाई को क्या किया हम लोग? गुना कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? x गुना y एक्स वाई, और x जब 3 से गुना होगा तो 3x, और -5 जब y से गुना होगा तो -5y, और -5 गुना 3 होगा तो -15। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब केस 2 है हम लोगों का, दूसरा शर्त हम लोग का क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दूसरा शर्त हम लोग का दिया हुआ है कि जो है सो लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा देने पर 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तब क्वेश्चन में हम लोग तो फिर कितना बढ़ जाता है? 67। तो वास्तविक क्षेत्रफल, ठीक है, में से नया क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। जो नया क्षेत्रफल अभी निकालेंगे ना उसको क्या करेंगे? घटा देंगे नया क्षेत्रफल को। तो हम लोग का कितना निकल के आएगा? ऊपर में दिया हुआ हम लोग का कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, पहला ही केस में चल रहे हैं, पहला दूसरा केस में हम लोग गए नहीं हैं। ठीक है, तो केस अभी दूसरा को रहने दीजिए, पहला ही केस में चल रहे हैं हम लोग। तो वास्तविक क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो कम हो जाएगा कितना? 9 वर्ग इकाई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। वास्तविक क्षेत्रफल हम लोग का है कितना? एक्स वाई है। यहाँ क्या रखेंगे? एक्स वाई माइनस नया क्षेत्रफल क्या है? इसको यदि हम लोग इसको भी हल करना चाहिए था
ठीक है। तो इसको यदि हम लोग हल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ठीक है, बराबर में क्या आएगा, 9 आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। अब कलर को हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ हम लोगों का क्या आएगा, एक्स वाई और फिर माइनस आएगा तो माइनस एक्स वाई है ना, फिर माइनस 3x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 5y हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस प्लस 15 हो जाएगा बराबर में 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 3x प्लस 5y आएगा ना, बराबर में 9 और उधर जाएगा 9 और प्लस में इधर 15 है ना, तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में 15 होना चाहिए, माइनस में 15 हो जाएगा उधर जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x माइनस 5y बच जाएगा बराबर में माइनस 6 आया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3x माइनस 5y बराबर में 6। ये हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम लोग दूसरा शर्त जो दिया हुआ था उस पे आते हैं हम लोग, तो केस 2 है। अब हम लोग दूसरा कंडीशन पे आते हैं। तो दूसरा में है कि नया क्षेत्रफल क्या बनेगा, जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसमें से बोला जा रहा है आपका क्वेश्चन में कि जो है सो लंबाई में 3 इकाई बढ़ाते हैं और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लंबाई में से x है हमारा, तो इसमें से 2 इकाई बढ़ा, और चौड़ाई में से हमारा कितना बढ़ा, 3 इकाई बढ़ा, ठीक है। उल्टा हम लोग कर दिए क्या, तो लंबाई में से 3 इकाई बढ़ा था और चौड़ाई में से 2 इकाई लिख दिए। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 2x सॉरी प्लस 2x प्लस 3y और प्लस में 6, ये आएगा हम लोग का नया क्षेत्रफल। अब जब हम लोग क्वेश्चन से जानते हैं कि प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से हम लोग क्या जानते हैं कि नया क्षेत्रफल माइनस वास्तविक क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल बराबर, दोनों में से जब घटाएंगे तो 67 वर्ग जो यूनिट है ये हमारा क्या है, अधिक आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नया जो हम लोग का आया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो नया हम लोग का कितना आया है, इसको हम लोग थोड़ा वाइट में कर लेते हैं। तो यहाँ नया आया हम लोग का एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, उसके बाद माइनस वास्तविक क्षेत्रफल हम लोग का कितना है, वास्तविक क्षेत्रफल यहाँ देख पाएंगे हम लोग का एक्स वाई है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई बराबर हम लोग का कितना आ रहा है, अधिक 67। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई घट के 0 हो गया। अब हम लोग का क्या आएगा, 2x प्लस 3y बराबर 67 में से उधर चला जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर में 61, यह हो गया इक्वेशन हमारा 2। कैसे लिख रहे हैं 2 भाई, 11 लिख रहे हैं, हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है क्या। अब हम लोग देखिए, जब यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ इक्वेशन 1 में हम लोग देखेंगे, इक्वेशन 1 हम लोग का है कहाँ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 को यहाँ लेते आते हैं। चलिए भैया आपका समय हो गया है। अब इसको यहाँ जो है सो ला करके रख देते हैं इक्वेशन 1 को। अब यहाँ देखिए, इसको यदि हम लोग लाते हैं, 3x है यहाँ और यहाँ हम लोगों का 2x है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो दोनों को गुना करके हमको 6 लाना होगा। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें भी क्या गुना कर देंगे, एक मिनट, इक्वेशन 1 में से हम लोग 3 है तो 2 गुना करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 है तो यहाँ हम लोग क्या गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे तो हम लोग का 6 आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो देखिए आगे, है ना।
तो इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो हम लोग का समीकरण कैसा आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। अब हम लोग इसको घटाएंगे। अब हम लोग को गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पहला इक्वेशन को 2 से गुना करेंगे 3x में तो 6x हो गया। अब 2 को गुना करेंगे -5y से तो -10y हो जाएगा, बराबर में 6 गुने 2 12। अब हम लोग का क्या है, दूसरा इक्वेशन में देखते हैं तो 3 गुना होगा 2x से तो 6x हो गया, 3 गुना होगा 3y से तो प्लस 9y हो गया, बराबर में 61 गुना 3 होगा तो 3 का 3, 3 छके 18, 183 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम लोग इस तरह से घटाएंगे कि यहाँ ऊपर में कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ नीचे क्या आएगा माइनस, यहाँ ऊपर में प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस, ऊपर में प्लस है कुछ नहीं तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और ऊपर साइन सरक जाता है तो घट के ये क्या हो गया 0, तो -10y और -9y घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा -19y, तो यहाँ -19y बराबर में, तो 12 और -183 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा -171 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 19 नमा 171 यह से होता है, तो y बराबर कितना आ गया हम लोग का 9, और y बराबर 9 आ गया तो समीकरण किस में रख देंगे 2 पे, तो y बराबर, इसको हम लोग साइड से थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर दिए, ठीक। अब हम लोग इक्वेशन जो हम लोग का 2 है 2 में रखेंगे ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे अब गुने 3 रहने दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, तो y बराबर 9 को समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, ये 2 में रखेंगे तो हम लोग का 2 नंबर समीकरण है क्या, यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ y बराबर रखना है, तो 2x + 3y है, तो y की जगह हम लोग को 9 रखेंगे, बराबर में 61। अब देखिए हम लोग का 2x बराबर में 61 है इधर, और इधर 9 × 27 इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो 2x बराबर हम लोग का क्या आएगा, 2x बराबर 61 - 27 घटाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा 34 आएगा, और x बराबर हम लोग का क्या निकल करके आएगा 34/2 यानी कि 17 निकल करके आएगा x बराबर, है ना, तो x बराबर 17। तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि क्या क्या हम लोग क्या किए हुए थे। तो आयत का लंबाई हम लोग का निकाल करके आया कितना, इसको कॉपी कर दीजिए भैया और यहाँ पेस्ट करिए, तब आपको ज़्यादा आंसर समझ में आएगा। तो यहाँ पेस्ट करिए, तो यहाँ हम लोग का x बराबर है आयत का लंबाई, x मीटर है ना, x मीटर यानी कि हम लोग का निकल करके कितना आया है, बराबर में 17 मीटर जो है सो लंबा था, और y बराबर हम लोग का निकल करके कितना आया है, तो y बराबर 9 निकल करके आया है। तो y बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 9 मीटर, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद भी क्वेश्चन है भाई, नहीं है, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहें। आपको गणित एकदम आसान भाषा में और एकदम सरल भाषा में एकदम तोड़ मरोड़ करके एकदम इतना छोटा छोटा कण बना देंगे कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसको गौर से देखेंगे और उसमें सुधार करेंगे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इस वजह से हम आप पे और आप हम पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।